जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। हमें देखना है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोगों ने देख लिया था कि 1800 मतलब फ्रांस की क्रांति क्या थी। उसके बाद देखे थे 1830 के क्रांति के बारे में, उसके परिणाम के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 1848 की क्रांति और उसके परिणाम के बारे में देख लिए थे। अब हमें देखना है कि इटली की एकीकरण की समस्याएं क्या हुई, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इटली के एकीकरण की समस्याएं क्या हुई उसके बारे में। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग क्या, इटली की एकीकरण की समस्याएं। इटली के एकीकरण की समस्याएं। एकीकरण की समस्याएं यानी इटली की एकीकरण की समस्याएं क्या थी, इसके बारे में देखते हैं। तो इटली की एकीकरण की बहुत सारे समस्याएं हमें देखने को मिलता है। उनमें से कौन कौन से प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इटली के लोग थे, वहां के लोगों में एकता की भावना नहीं थी, अलगाव की भावना थी। यानी सभी जो लोग थे अपने अपने काम से मतलब रखते थे। वहां के लोगों में एकता नहीं था, अलगाव की भावना था। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, यहां के लोगों में, कहां के लोगों में, इटली के, यहां के लोगों में, यहां के लोगों में अलगाव की भावना थी। कैसी भावना थी, अलगाव की भावना थी। अब देखिए दूसरा नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसकी समस्या। दूसरा नंबर इटली के एकीकरण की समस्या देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे भौगोलिक समस्याएं भी यहाँ पर मौजूद था, जिसके कारण इटली के एकीकरण में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न होता था। तो दूसरा क्या हो जाएगा, भौगोलिक समस्याएं। क्या हो जाएगा, भौगोलिक समस्याएं हो जाएगा, भौगोलिक समस्याएं। अब यहां देखिए तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो जब भी इटली का एकीकरण किया जा रहा था तो उस इटली के एकीकरण में दो ऐसे राष्ट्र थे, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया और फ्रांस हो गया। ये दोनों आकर के इसका विरोध करते थे कि नहीं, इटली का एकीकरण हम नहीं होने देंगे, इस पर मेरा ही सत्ता रहेगा, मेरा ही दबदबा रहेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर देखते हैं। तो इटली के एकीकरण में विदेशी हस्तक्षेप था, यानी दूसरे जो देश थे आकर के इसमें बाधा उत्पन्न करते थे। तो क्या हो जाएगा, इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में, एकीकरण में विदेशी राष्ट्र, विदेशी राष्ट्रों जैसे कौन कौन था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप। यानी अगर देखते हैं, जैसे ही इटली का एकीकरण होने जाता था तो विदेशी राष्ट्र इसमें जाकर के हस्तक्षेप करता था। जैसे में ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये आकर के इसमें बाधा उत्पन्न कर देता था, कहता था कि नहीं, इटली का हम एकीकरण होने ही नहीं देंगे। उसके बाद चौथा नंबर में क्या समस्या बनती है, चौथा नंबर जो समस्या है वो कौन सी समस्या के कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पाता था। तो यहां पर अगर देखते हैं, जो रोम के जो मतलब रोम को किसको हाथों सौंप दिया गया था, तो पोप के हाथों में सौंप दिया गया था। अब ये जो पोप है, इनका एगो अलगे नखड़ा है। ये कहते हैं पोप क्या, कि हम इटली का एकीकरण करेंगे, बस मेरे ही नेतृत्व में होना चाहिए, किसी राजा के नेतृत्व में नहीं होना चाहिए। इटली का एकीकरण हम ही करेंगे, वो भी कैसे, तो धार्मिक दृष्टिकोण से हम इसका एकीकरण करेंगे, ये राजा के नेतृत्व में इसका एकीकरण नहीं हो पाएगा। तो अगर देखते हैं चौथा नंबर समस्या क्या था, तो क्या हो जाएगा, पोप की इच्छा थी कि, पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण धार्मिक दृष्टिकोण से उनके स्वयं के नेतृत्व में हो, उनके स्वयं के नेतृत्व में हो,
नेतृत्व में हो, ना कि किसी शासक के, ना कि किसी शासक के, किसी शासक के। यानी ये चाहते थे क्या कि इटली का एकीकरण हो लेकिन हमारे ही नेतृत्व में हो, हम जैसा चाहेंगे इटली का एकीकरण करने के लिए वैसा ही होगा, किसी राजा महाराजा के नेतृत्व में इटली का एकीकरण नहीं होगा। अब देखिए 5वां नंबर समस्या देखते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विसंगतियां मौजूद थी जिसके कारण इटली का एकीकरण में बहुत ज्यादा कठिनाइयां उत्पन्न करती थी। तो 5वां नंबर क्या हो जाएगा, आर्थिक एवं अन्य, लिखेंगे अन्य आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतियां, अन्य आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतियां, सामाजिक विसंगतियां मौजूद थी जिसके कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो समझ में आया इटली के एकीकरण में क्या क्या समस्याएं थी। तो यहाँ के लोगों में अलगाव की भावना थी, यहाँ पर भौगोलिक समस्याएं थी। इसके अलावा अगर देखते हैं तो इटली के एकीकरण में जो विदेशी राष्ट्र थे, जैसे में कौन कौन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ये आकर के हस्तक्षेप करता था जिसके कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पाता था। और इधर जो पोप थे उनका कहना था, उनका इच्छा था कि इटली का एकीकरण धार्मिक दृष्टिकोण से मेरे ही नेतृत्व में होना चाहिए, ना कि किसी राजा महाराजा के नेतृत्व में होना चाहिए। उसके बाद में अन्य सारे जो सामाजिक विसंगतियां और आर्थिक विसंगतियां हमें देखने को मिलता है जिसके कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो आगे इसके आगे हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं। समझ में आ गया है इटली के एकीकरण की समस्याएं क्या थी। अब यहां हम लोग देखते हैं, अब हम देखते हैं नेपोलियन का पतन। नेपोलियन का पतन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हो गया था। तो यहां हम देखते हैं नेपोलियन के पतन के बाद अगर देखते हैं तो वियना कांग्रेस के माध्यम से वो क्या किया जाता है कि जो इटली है, इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से अगर देखते हो दो गो प्रांत है कहाँ का, इटली का, उसका नाम क्या है, सार्डिनिया है, और दूसरा क्या है, पिडमाउंट है। उसके लिए क्या किया जाता है, उसका एकीकरण कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि नेपोलियन का पतन जैसे ही हो जाता है तो वियना कांग्रेस का क्या बुलाया जाता है, गठन किया जाता है, वियना सम्मेलन बुलाया जाता है। और उसके उद्देश्य से देखते हैं तो उसके उद्देश्य से इटली को पुराने रूप में लाने के लिए क्या किया जाता है, तो इटली के दो गो प्रांत है, कौन कौन, सार्डिनिया और पिडमाउंट, ये दोनों का एकीकरण कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस के माध्यम से, वियना कांग्रेस के माध्यम से, वियना कांग्रेस के माध्यम से इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से, इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्य, इटली के दो राज्य सार्डिनिया और पिडमाउंट, सार्डिनिया और पिडमाउंट का एकीकरण कर दिया गया, का एकीकरण कर दिया गया। समझ में आया। नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन का पतन कब हो जाता है, 1815 ईस्वी नेपोलियन का पतन हो जाता है। जिसके बाद अगर देखते हैं वियना कांग्रेस के माध्यम से इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से क्या किया जाता है, इटली का जो दो गो प्रांत है या राज्य जिसका नाम क्या है, सार्डिनिया है और पिडमाउंट है, उसको एकीकरण कर दिया जाता है, उसको एकीकृत कर दिया जाता है।
अब अगर देखते हैं 1820 से, यानी इटली में अगर देखते हैं, इटली में 1820 से ही संवैधानिक सुधार को लेकर संवैधानिक सुधार को लेकर नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। यानी अगर देखते हैं तो 1820 से ही इटली में क्या होता है, संवैधानिक सुधार को लेकर के, नियम कानून को बदलने को लेकर के यहाँ पर नागरिक आंदोलन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं जितने भी जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, राष्ट्रवादियों द्वारा इटली में अगर देखते हैं तो एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या था, छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को खत्म करना और गणराज्य की स्थापना करना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रवादियों द्वारा इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। यानी यहां पर अगर देखते हैं जितने भी राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का, और जिसके माध्यम से छापामार युद्ध करते हैं और छापामार युद्ध के द्वारा जो इटली में राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहते हैं, और क्या करते हैं तो जो गणराज्य की स्थापना करना भी यहां पर चाहते हैं। इसलिए ये जो गुप्त दल है जिसका नाम क्या है, कार्बोनरी, इसका गठन किया गया था। अब हम आगे देखते हैं तो अगर देखते हैं जो कार्बोनरी है, कार्बोनरी का जो संबंध है, यानी कार्बोनरी नाम का एक गुप्त दल है, उसमें अगर देखते हैं तो एक अपना नेता है जिसका नाम क्या है, जोसेफ मेजनी। तो मेजनी का संबंध कौन से दल से है, कौन से पार्टी से है, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनरी से है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जोसेफ मेजनी का संबंध, जोसेफ मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है, ये पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है मेजनी का पूरा नाम क्या था, जोसेफ मेजनी था। अब ये जो मेजनी है, मेजनी का संबंध कौन से दल से है, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनरी नामक के क्या है, कार्बोनरी होगा, करा नहीं होगा, क्या होगा, कार्बोनरी जो है, जो गुप्त दल था उसी से इसका संबंध है, किसका, मेजनी का संबंध है। अब अगर देखते हैं 1830 ईस्वी में जैसे ही होता है क्रांति होता है, फ्रांस यानी इटली में क्या होता है, क्रांति होता है। 1830 में जैसे ही क्रांति होता है, मतलब फ्रांस में होता है, उसका प्रभाव ही इटली पर पड़ता है।
जैसे ही 1830 की क्रांति होता है तो इसका अगर देखते हैं उपयोग करते हुए ये जो मेजनी है वो दो गो क्षेत्र, यानी इटली का अगर देखते हैं जो उत्तरी क्षेत्र है और इटली का जो मध्य क्षेत्र है, इसको अगर क्या करते हैं एकीकरण करने का प्रयास करता है और यहाँ पर गणराज्य की स्थापना करना चाहता है। लेकिन अगर देखते हैं इन नागरिक आंदोलनों को किसके द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन आंदोलनों को खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, मेजनी ने, किसने, मेजनी ने 1830 में, 1830 के क्रांति का या 1830 में हुए, 1830 में हुए नागरिक आंदोलनों का, नागरिक आंदोलन का, आंदोलन का उपयोग, उपयोग करके, उपयोग करके उत्तरी और मध्य इटली, उत्तरी और मध्य इटली, उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करके, एकीकरण करके, एकीकरण करके गणराज्य की, गणराज्य की स्थापना करने का, करने का प्रयास किया, करने का प्रयास किया। परंतु अगर देखते हैं तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिख, उसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इन नागरिक आंदोलनों को, इन नागरिक आंदोलनों को, इन नागरिक आंदोलनों को ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इसे दबा दिया गया, इसे दबा दिया गया। समझ में आया? मेजनी ने क्या करता है, 1830 में जो भी नागरिक आंदोलन हुआ था उन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए जो उत्तरी इटली है और जो मध्य इटली है वो दोनों को एकीकरण करके वहां पर किसकी स्थापना करना चाहता था, गणराज्य की स्थापना करना चाहता था। लेकिन आता है कौन, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख आता है और उन नागरिक आंदोलनों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। उसके बाद अगर देखते हैं तो 1830 में जो मेजनी है, मेजनी का क्या हो जाता है, हार हो जाता है और यहां से मेजनी को पलायन करना पड़ता है। तो हम अब देखते हैं किसके बारे में, मेजनी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम किसके बारे में देखते हैं, मेजनी के बारे में देखते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, क्या, मेजनी। मेजनी के बारे में देखते हैं। तो हेडिंग क्या हो जाएगा, मेजनी। मेजनी के बारे में हमें देखना है। अब देखिए मेजनी का पूरा नाम क्या था, जोसेफ मेजनी। तो पूरा नाम जोसेफ मेजनी इसका पूरा नाम था। तो हमें देखना है मेजनी के बारे में। तो मेजनी एक क्या था, मेजनी, मेजनी एक साहित्यकार, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था, और एक योग्य सेनापति था, और एक योग्य सेनापति था। लेकिन अगर देखते हैं तत्कालीन जो राजनीतिक जो परिस्थिति था उसका ये बेहतर समझ ही नहीं रखता था। यानी राजनीति के बारे में उतना इसके पास तत्कालीन जो भी समस्या आ जाए उस समय इसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं था। लेकिन इसी में लिखे हैं क्या, लेकिन
वह, या लिखो लेकिन वह तत्कालीन, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का बेहतर समझ नहीं रखता था, परिस्थितियों का बेहतर समझ नहीं रखता था, बेहतर समझ नहीं रखता था। ये मेजनी देखिए, ये मेजनी साहित्यकार भी था, साहित्य वगैरह लिखता वगैरह था, ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था, एक योग्य सेनापति भी था। लेकिन अगर देखते हैं इसमें तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां होता है उसको समझने के लिए इसके पास उतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। अब देखिए दूसरा नंबर देखते हैं, तो ये जो मेजनी था, मेजनी में आदर्शवादी गुण बहुत अधिक था, लेकिन वही देखते हैं व्यवहारिक गुण कम था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कहने का मतलब किसमें, मेजनी में, यानी इसमें आदर्शवादी गुण अधिक थे, लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे, लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे। जो मेजनी था इसमें आदर्शवादी गुण अधिक था, लेकिन व्यवहारिक गुण क्या था, इसमें कम था। अब आगे देखते हैं, तो 1830 में मेजनी क्या हो जाता है, हार जाता है। लेकिन हारने के बाद भी ये कहता है नहीं, अभी हम हार नहीं मानेंगे। वो कहता है मेजनी क्या कि 1831 में क्या करता है, जो मेजनी है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना करता है। कब, 1831 ईस्वी में ये जो मेजनी है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना करता है। और इस संस्था की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो इटली के एकीकरण में जो भी विदेशी जो आक्रमण है, जो भी विदेशी जो हस्तक्षेप है उसको समाप्त करना है और संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा, मेजनी ने 1830 में अपनी पराजय के बाद भी इसने हार नहीं मानी। ये जो मेजनी है 1830 में हार जाता है ऑस्ट्रिया से, यानी मेटरनिक से, लेकिन फिर भी कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे। अब ये जो मेजनी है 1831 ईस्वी में, कब, 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य इटली से विदेशी हस्तक्षेप का मतलब रुकावट, हस्तक्षेप को समाप्त करना और संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना था, और संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना था। समझ में आया। 1830 में क्या करता है, ये जो मेजनी है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना करता था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यहाँ फिर से समझ लीजिए, वीडियो थोड़ा सा कट गया था, रुक गया था वीडियो। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर मेजनी के बारे में हम लोग समझ रहे थे। मेजनी क्या था, साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक योग्य सेनापति था। लेकिन अगर देखते हैं वो तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों का बेहतर समझ नहीं रखता था। उसमें अनेक, यानी अगर देखते हैं इनमें आदर्शवादी गुण अधिक था, लेकिन व्यवहारिक गुण
कम था। 1830 में मेजनी ने अपने पराजय के बाद भी ये हार नहीं मानता है। 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था इटली में विदेशी जो राष्ट्र है उसके हस्तक्षेप को खत्म करना और संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना उसका मुख्य उद्देश्य था। कौन सी संस्था का? यंग इटली नामक जो संस्था था। अब 1834 ईस्वी में मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना करता है। अब यहां अगर देखते हैं, इसके बाद 1848 की जब क्रांति होता है तो फ्रांस के अलावा भी संपूर्ण यूरोप में ये आंदोलन शुरू हो जाता है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो 1848 की क्रांति के दौरान ही ये जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे उसको ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर से मेजनी का आगमन इटली के एकीकरण में होगा, यानी इटली का जो राजनीति है उसमें मेजनी का आगमन फिर से दोबारा होगा। उसके बाद ये जो मेजनी है फिर से इटली को एकीकरण करने का प्रयास करेगा। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि यहां पर ये जो कौन है, कालांतर में जैसे ही जो ऑस्ट्रिया है, कौन है कालांतर में, ये जो ऑस्ट्रिया है इटली के कई भागों पर आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद यहां पर क्या होता है, सार्डिनिया पिडमाउंट के एक शासक थे जिसका नाम क्या था? चार्ल्स एल्बर्ट था। नाम क्या था उनका? चार्ल्स एल्बर्ट था। अब ये जो चार्ल्स एल्बर्ट है इस युद्ध में, यानी जैसे ऑस्ट्रिया आक्रमण किया था इटली के कुछ क्षेत्रों पर, तो इस युद्ध में देखते हैं तो ये जो चार्ल्स एल्बर्ट है, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक जिसका नाम क्या है? चार्ल्स एल्बर्ट है, इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, इस युद्ध में हार जाते हैं। इसके बाद देखते हैं तो सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक किसको बनाया जाता है? विक्टर इमैनुअल को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? विक्टर इमैनुअल को बनाया जाता है। अब ये जो विक्टर इमैनुअल थे एक प्रकार के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और इनके नेतृत्व में देखते हैं तो जो इटली का एकीकरण है वो जारी रहता है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि 1848 में, कब? 1848 में फ्रांस के दौरान, यानी फ्रांस की जब क्रांति हुआ था उसी दौरान यूरोप में अगर देखते हैं, सभी यूरोप में यानी पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया। तो ये जो कौन था? मेटरनिक था, उसको अपना ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। क्या हो जाएगा? 1848 में फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, तो मेटरनिक को भी ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा, तथा फिर से इटली के राजनीति में मेजनी का पुनः आगमन हुआ। यानी जैसे ही 1848 की जब क्रांति होता है फ्रांस में, तो उसके अलावा अगर देखते हो पूरे यूरोप में भी ये क्रांति का दौर आया, और इस समय मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। जैसे ही मेटरनिक ऑस्ट्रिया छोड़ता है तो फिर से जो मेजनी है वो इटली के राजनीति में वो फिर से आ जाता है और अपने नेतृत्व में इटली को एकीकरण करना शुरू कर देता है। अब यहां अगर देखते हैं तो सार्डिनिया पिडमाउंट के एक शासक थे, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में या इसे लिख सकते हैं, सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में इटली के
इटली के सभी राज्यों को विलय करना चाहते थे, विलय करना चाहते थे, विलय करना चाहते थे। यानी ये चाहते थे कि इटली का जो भी अलग अलग जो राज्य है उसका क्या करे, उसको एक में मिला दे, उसको आपस में एकीकरण कर दे। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि ये जो ऑस्ट्रिया है इटली के कई भागों पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद इस युद्ध में जो चार्ल्स एल्बर्ट है वो क्या हो जाता है, हार जाता है, पराजित हो जाता है। और हारने के बाद यहाँ के एक नया शासक बनेगा, सार्डिनिया पीडमाउंट के एक नया शासक, जिसका नाम क्या होगा, विक्टर इमैनुअल। कौन होगा, विक्टर इमैनुअल। अब ये जो विक्टर इमैनुअल है वो राष्ट्रवादी विचारधारा का शासक था, वो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तब ये क्या करता है, जो विक्टर इमैनुअल है अपने नीतियों को संचालित करने के लिए, अपने कामों को चलाने के लिए एक बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्ति को नियुक्त करता है, जिसका नाम क्या रहता है, काउंट काउर रहता है। तो हम देखेंगे कल काउंट काउर के बारे में, लेकिन अभी उससे पहले थोड़ा सा जो है उसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सार्डिनिया पीडमाउंट के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में इटली के सभी राज्यों का विलय करना चाहते थे, सभी राज्यों का विलय करना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, ऑस्ट्रिया या कालांतर में लिखते कालांतर मतलब जैसे जैसे समय बीतता है, कालांतर में ऑस्ट्रिया ने इटली के कई भागों पर, इटली के कई भागों पर आक्रमण करता रहा, आक्रमण करता रहा। उसी में लिखेंगे जिसमें सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक, जिसमें सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक, पीडमाउंट के शासक, सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई, चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ये जो चार्ल्स एल्बर्ट था इसमें क्या हो जाता है, हार जाता है। तब यहां का नया था क्या हो जाएगा, सार्डिनिया पीडमाउंट का, सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक, सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल बना। कौन बना, विक्टर इमैनुअल बना, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का था, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित है, या राष्ट्रवादी विचारधारा वाला व्यक्ति था, विचारधारा वाला व्यक्ति था। कौन था, व्यक्ति था। उसके बाद देखते हैं कि ये जो कौन है, सार्डिनिया पीडमाउंट के जो शासक है विक्टर इमैनुअल, अपने नीतियों को चलाने के लिए एक व्यक्ति को क्या करता है, अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जिसका नाम क्या होता है, विक्टर इमैनुअल। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं विक्टर इमैनुअल ने अपने नीतियों को संचालन करने के लिए किसको नियुक्त किया, काउंट काउर को, काउंट काउर को नियुक्त किया।
नियुक्त किया। तो समझ में आया। यूरोप में राष्ट्रपति जो हम लोग देख रहे थे कि इसके बारे में, जो सार्डिनिया पीडमाउंट है उसका जो शासक था ऑस्ट्रिया से क्या हो गया, पराजित हो गया। उसके बाद वहां का नया शासक बना जिसका नाम कहता है विक्टर इमैनुअल। अब ये जो विक्टर इमैनुअल है अपनी नीतियों को संचालित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसका नाम क्या रहता है, काउंट काउर रहता है। तो हम लोग देखेंगे कल काउंट काउर के बारे में। तो धन्यवाद। यदि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।